Namaste everyone, welcome to my channel Professor's Diary. Myself Maitreyi Shah, I am an assistant professor, Department of Economics, MPG College, Mussoorie. Okay. Today we will discuss about problem of scarcity and choices. इससे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। जो मेरा ये लेक्चर है ये बाइलिंगुअल होगा क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं हिंदी माध्यम से हैं, तो इसीलिए इस लेक्चर को हम बाइलिंगुअल रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक डिसीजन। कब? जब हमारे पास रिसोर्सेज लाइक टाइम, एनर्जी, रॉ मटेरियल आर लिमिटेड। ठीक है, economics deals with production, distribution, consumption of goods and services. Basically economics is about how to use limited resources to satisfy unlimited wants. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास संसाधन संसाधन सीमित हैं और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ वी कैन ऑप्टिमली यूज द रिसोर्सेज बाय विच वी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली मेनली इसकी दो ब्रांच होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो में जो आप ये आई देख रहे हो, याद रखने के लिए आई देख रहे हो, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडीज़ होती हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गई, इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, प्राइस कैसे होता है, कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है ना, इससे हम ये याद कर सकते हैं कि एग्रीगेट, हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज लेवल, लार्ज स्केल पे जो स्टडी हो रही है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना इंडिविजुअल यूनिट्स, तो ऐसी बहुत सारी इंडिविजुअल यूनिट्स को जब हम ऐड करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तो उसकी जो स्टडी करेंगे वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। जैसे इसमें क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, है ना। अगर हमें पर्सनल इनकम जाननी है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगर पर्सनल इनकम का बहुत सारे लोग हैं तो उसका जब हम एग्रीगेट करेंगे और नेशनल इनकम है तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। बेरोजगारी की समस्या, है ना, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तो हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम कोर डिलेमा जानेंगे। ठीक है, तो स्कैरसिटी से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है स्कैरसिटी से? स्कार्सिटी से हमारा ये मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, और जो हमारी मनुष्य की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और रिसोर्सेज में क्या आता है? जैसे वाटर, टाइम, एनर्जी। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। जो हमारी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स जैसे बेसिक डिज़ायर्स भी हो सकती हैं, जैसे क्लोथिंग की, शेल्टर की, ठीक है, हाउसिंग की। और लग्जरी में क्या आ जाएगा? जैसे हमें फॉरेन कंट्रीज घूमना है, हमें लग्जरी एयरबीएनबी करना है, या फिर हमें कोई प्रोडक्ट्स जैसे बैग, जैकेट्स या लग्जरी आइटम्स लेने हैं, या फिर जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमें लग्जरी यूज़ करनी है ना, उसकी हमें डिज़ायर्स है। ठीक है, फिर हम ये जानते हैं स्कार्सिटी से हम मतलब समझ गए कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, है ना। तो इस ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि वाई स्कार्सिटी, वाई scarcity why does scarcity exist?
ठीक है। स्कार्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है? दुर्लभता इसीलिए है क्योंकि बिकॉज नेचर एंड सोसाइटी कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है, कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग एट वंस। जो नेचर है और जो सोसाइटी है वो हमें एक ही टाइम पे सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकता, है ना। इस वजह से स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इमेजिन करो अगर हमारे पास जो ये रिसोर्सेज है ना, ये अगर अनलिमिटेड होते तो क्या होता? सोचो। तो ये होता कि इकोनॉमिक्स वुड नॉट एग्जिस्ट। तो इकोनॉमिक्स जो है ना सब्जेक्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है, हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स में ये पढ़ रहे थे हम कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। और इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम इन स्केर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करके क्या कर पाए, ह्यूमंस की जो डिजायर्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पाए। बट अगर जो ये रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स होते ही नहीं तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, स्कार्स हैं, तो क्या होगा? एवरी इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट को चुनाव करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज को हम कैसे और कहाँ यूज करें। ठीक है ना। अब चॉइस की बात आ गई। क्यों आई चॉइस की बात? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना। तो मेरा रिसोर्स क्या हो गया? 100 रुपीज। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? या तो मैं चॉकलेट ले लूं, या मैं पेन ले लूं, या मैं कॉपी ले लूं, या मैं कॉफी पी लूं, है ना। इतनी सारी मेरे पास चॉइसेस हैं, ये मेरी डिजायर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा? इकोनॉमिक्स मुझे क्या सिखाती है कि मैं ऑप्टिमली यूज करूं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? 100 रुपए का मैं 2 पेन ले सकती हूँ, है ना। और मुझे पता है कि 80 रुपीज में बहुत मोटी कॉपी नहीं आ रही, तो मैं बहुत पतली कॉपी ले लूं, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या हमें सिखा रहा है कि इस 100 रुपए को हम अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऑप्टिमली कैसे यूज करें, है ना। यहाँ पे भी देखो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे समझाया गया है कि जो नेचुरल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज है वो कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, एवरीथिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स को भी यहाँ पे समझाया हुआ है। अब इससे क्या होता है कि जब मैंने बोला कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट को यह चुनाव करना पड़ेगा कि मैं इन रिसोर्सेज को कहाँ और कैसे यूज करूं। तो इससे क्या प्रॉब्लम निकल के आती है ना। इससे क्या उत्पन्न होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, या फिर सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस, एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी से क्या मतलब है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस से क्या मतलब है हमारा? हम कैसे उत्पादनों को उत्पादित करें, मतलब कि या तो हम बेसिक गुड्स बनाएं, है ना, या फिर हम लग्जरी आइटम्स बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस से क्या मतलब है हमारा? हाउ टू प्रोड्यूस से ये मतलब है हमारा कि जो हम बेसिक या फिर लग्जरी आइटम बना रहे हैं उसमें हम क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम राइस, ठीक है, राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन केस, तो हम लेबर इंटेंसिव से मतलब है जब हम राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा लेबर का यूज करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव से है कि हम लोग कैपिटल का ज्यादा यूज करेंगे, मतलब हम मशीनरी का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस से ये मतलब है क्या हम बेसिक क्या हम किस पॉपुलेशन को हम कैटर कर रहे हैं, क्या हम रिच पीपल के लिए हम बना रहे हैं, या फिर हम गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, या हम अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करना है हमें अगर राइस, तो हम उसमें मशीनरी का यूज कर रहे हैं,
ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमने ये टारगेट पॉपुलेशन मान ली कि हमें राइस एक्सपोर्ट करना है और अमीर लोगों के लिए एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। अब हमने ये देख लिया हमारी प्रॉब्लम कैसे, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस हमने देख लिया, हमें राइस प्रोड्यूस करना है। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, हमने सोचा कि हम इसमें मशीनरी ही यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि इस प्रोडक्ट को हम किसके लिए बना रहे हैं, तो हमने देखा कि हम रिच फॉरेनर्स या फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी तीन प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है। हमारी तीन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स इसीलिए जनरेट हो रही हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो इससे क्या क्रिएट होता है कि हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम इन रिसोर्सेस को कैसे और कहाँ यूज करें। ठीक है। चॉइस है ना, चॉइस में फिर ये तीन क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे चॉइसेस करते हैं और नेशनल लेवल पे कोई कंट्री कैसे चॉइस करता है ना, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आपके पास दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, है ना। अब आपको कैसे चॉइस करना पड़ेगा, या तो 24 आवर्स में 8 आवर्स हटा दो, है ना, सोने के 6। ठीक है। फिर बेसिक जो काम करते हैं हम उसके लिए भी चलो 6 घंटे इसमें से माइनस कर दो, अब कितने बचे, 10 घंटे। इसमें हम देखते हैं पढ़ाई के लिए, या तो उस 10 घंटे में हम स्टडी कर लें, है ना, या फिर ये मैंने जो 6 घंटे हैं ये कॉलेज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के हटा दिए हैं ना, 10 या फिर 8। ठीक है। या तो हम उस उन आवर्स में स्टडी करें या फिर पार्ट टाइम जॉब करें या फिर हम उस घंटे में आराम करें। ठीक है। ये हमारी चॉइसेस हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये आवर्स है ना ये लिमिटेड है। तो जब हम लिमिटेड हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हम उस जो आवर्स हैं उसको कहाँ यूज करते हैं। तो जो ये चॉइसेस है ना ये किस चीज को लीड करेंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वो वैल्यू जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूँ, इन तीनों में से मैंने स्टडी को चुना है ना, सेकंड मैंने पार्ट टाइम जॉब, मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है। और थर्ड मेरे लिए हो गया आराम करना। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बच्चे इसको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं आराम को। कोई बात नहीं। तो हमने फर्स्ट ले लिया स्टडी को, सेकंड ले लिया हमने पार्ट टाइम जॉब, थर्ड हमने ले लिया फ्री टाइम आराम का, है ना। तो इससे ये मतलब है अगर मैं स्टडी को चुन रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, पार्ट टाइम जॉब। जो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जो मैं इसको फॉरगॉन कर रहा हूँ, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरी चॉइस occurs a cost. The value of next best alternative foregone is called opportunity cost. तो मैंने क्या बोला, अगर मेरी प्रायोरिटी स्टडी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड मेरी पार्ट टाइम वर्क है और थर्ड मुझे आराम करना है, तो जो मैं नेक्स्ट बेस्ट जो चीज़ मेरे लिए थी अगर मैं उसको फॉरगॉन कर रहा हूँ, किसके लिए, इसको चुनने के लिए, तो जो वो वैल्यू है उसको मैं क्या बोलूँगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, नेशनल लेवल के केस पे क्या होगा, जैसे कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड कोल है, कोयला है और वाटर है। तो ठीक है, रिजर्व है कोयला और वाटर के जो रिजर्व हैं। ठीक है। तो जो इंडिया है इसको क्या चॉइस करना पड़ेगा कि मैं इन रिसोर्सेस के रिजर्व को, जो ये रिजर्व रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कोल भी अगर मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है। तो इन रिसोर्सेस को मैं कैसे यूज करूंगा, इंडिया कैसे प्रायोरिटाइज कर रहा है, या तो वो इसको इंडस्ट्री में यूज कर ले, या एग्रीकल्चर में यूज कर ले, या एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर ले। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस कोल और वाटर को यहाँ यूज कर रहा हूँ,
फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या है मेरी, सेकंड क्या कर सकती हूँ मैं इसको, सेकंड मैं इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड मैं इसको यूज कर सकती हूँ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी प्रायोरिटी ये है ना। तो क्या होगा कि अगर मैं जो इंडस्ट्री में यूज कर रही हूँ इस चीज को, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था मेरे लिए, मैं एग्रीकल्चर में यूज कर सकती थी। तो जो ये वैल्यू होगी ना, जो कॉस्ट होगी, इसको मैं बोलूंगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और आप इसका सीक्वेंस ऐसे भी रख सकते हो, आप 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो, 3 इसको मान लो। अगर मैं एनर्जी प्रोडक्शन को फर्स्ट मान रही हूँ, ठीक है, सेकंड मैं इंडस्ट्री को मान रही हूँ, तो क्या होगा कि जो मैंने एनर्जी प्रोडक्शन करा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या छोड़ा मैंने, इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, समझ में आया। अब हम ये जानेंगे कि इस लेक्चर के हमारे की टेक अवेज क्या है ना। इसमें हमने जाना कि जो स्कार्सिटी है वो यूनिवर्सल है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज क्या है ना। और यहाँ स्कार्सिटी है तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें डिसीजन फॉर्म करने पड़ते हैं। डिसीजंस के लिए क्या रिक्वायर है, चॉइसेस, है ना। हमें चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ती है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, ठीक है। इट लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमने इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, है ना। तो एक बेसिक टिप्स देना चाहूंगी मैं कि जैसे आप लेक्चर पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद खुद से रिवाइज करो, उसके बाद नहीं समझ में आता है फिर वीडियो देखो। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। बेसिकली हमें बहुत ज्यादा कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती है। हमें अगर इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हमें उसका की कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो लेक्चर के बाद वीडियो बंद करके खुद एक बार रिवाइज करना कि आज मैंने क्या पढ़ा क्लास में, है ना। तो ऐसे याद करना कि अच्छा ठीक है, मैंने प्रॉब्लम और स्कार्सिटी एंड चॉइसेस पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा मैंने, है ना। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। इसकी वजह से हमें चॉइसेस होती है, क्रिएट करनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम कैसे और कहाँ पे उनका यूज करें, है ना। तो जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो लीड करता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, और ठीक है, ऐसे करके हम टिप्स पे याद कर सकते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। और जैसे आप लिख रहे हो कि डेफिनेशन लिख रहे हो, तो उसमें ना की टेक्निकल टर्म्स लिखो कि मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, है ना। तो वो टेक्निकल टर्म्स लिखो। तो इससे क्या होगा कि जब आप लेक्चर को सुन रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको वीडियो पॉज भी नहीं करनी पड़ेगी, आप साथ साथ लिख सकते हो। उसके बाद जो मैंने बुक बताई थी इससे पहली वाली वीडियो में, एच एल आहूजा में, उसमें एक बार पढ़ो इसी टॉपिक को। फिर कुछ ना समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करूं या कुछ समझाऊं उससे रिलेटेड। मैंने एक टॉपिक आज पढ़ाया, इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर जब आप बीए में हो, सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो, तो उसके लिए हम नोट मेकिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी मैं। उसके बाद जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे
तो आप उस हिसाब से नोट्स बनाएं। तो वो आपके बीए में और एमए में भी, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है ना वो पूरा बीए का ही सिलेबस होता है, बट थोड़ा सा और डीप हम उसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे नेट हो गया, या फिर कभी आप ऑप्शनल में ले रहे हो, है ना, तो उस सर्विस कमीशंस के लिए जैसे आप ऑप्शनल में सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो आपके लिए आगे के लिए काम आएगा। ओके, थैंक यू।